हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकामेंट पर। मेरा नाम है हैरी और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। पिछले 5 साल से मैं लगातार फुल टाइम अपनी फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ख़ास तौर पर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं या हालिया उन्होंने प्रैक्टिस चालू की है, उन सभी के लिए, यंग फार्मासिस्ट के लिए, यंग नर्सिस के लिए और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज खास तौर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कुछ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक्स हैं उनके ऊपर भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है। तो दोस्तों, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इसका थोड़ा मोटा अंदाज़ा है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है। सीवियर का मतलब ये इसका जो पैमाना होता है वो बड़ा होता है। ये छोटा मोटा कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, इसका पैमाना बड़ा होता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। लाइफ थ्रेटनिंग से मेरा मतलब है कि इसमें पेशेंट की जान पे बात बनाती है, और इसके लिए आपको तुरंत से तुरंत जो पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है, उसको हॉस्पिटलाइज करना होता है या उसको जो है मेडिकल अटेंशन देना होता है। ठीक है, अपने पीएचसी पे, सीएचसी पे, जो भी आपका हेल्थ केयर सेंटर जो भी है उसके ऊपर आपको इस पेशेंट को ले जाना पड़ेगा, तभी इसका जो है सॉल्यूशन हो सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक की जो 3 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहली होती है इनिशियल स्टेज, जो पहले 5 मिनट तक रहती है। इसके अंदर मरीज़ को सिम्पटम्स हल्के-हल्के से रहते हैं और इसमें कोई कार्डियोवास्कुलर जो ऑर्गन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव स्टेज, ये आपका 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक एक्सटेंड कर सकता है। इसके अंदर मरीज़ का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा मोटा स्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस में आता है और उसको, मरीज को जो है सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उसको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, वो सांसों में भर जाता है। दूसरा, जो कार्डियोवास्कुलर जो ऑर्गन्स है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, बीपी गिर जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कई बार हार्ट बीट गिर भी जाती है। ठीक है, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कई बार इस स्टेज के अंदर आपको पेशेंट की जो पल्स है काफ़ी बार महसूस भी नहीं होती। ठीक है, तो तीसरा जो इसका जो स्टेज है वो सीवियर स्टेज होता है, जिसके अंदर जो है 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक रह सकता है। इसके अंदर मरीज का ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट जो है रिकवर नहीं किया जाए तो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ ये, जैसे कि मैंने बताया कि एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो ये कुछ एक चीज़ों के द्वारा इनिशिएट हो सकता है। सबसे पहला इसमें होता है कि फूड एलर्जी। कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनको खाने से, कुछ चीज़ें खाने की ऐसी होती हैं जिनको, उनसे एलर्जी हो जाती है। जैसे कि आपने पीनट्स मान लिया, नट्स हो गए कोई भी, किसी को बादाम से एलर्जी हो जाती है, किसी को काजू से एलर्जी हो जाती है, किसी को मूँगफली से एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह के कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं, अगर वो गलती से अनदेखे में या उनको पता ना चले कि उन्होंने कुछ इस प्रकार की चीज़ें खा ली हैं जिनसे उनको एलर्जी था, तो ये आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक में बदल सकता है। दूसरा, कुछ एक मेडिकेशन ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप किसी दवाई से एलर्जिक हैं और आपने अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या नर्स है या फार्मासिस्ट है उनको अवेयर नहीं किया है कि मुझे इस दवाई से एलर्जी है, तो हो सकता है कि आपको बाय मिस्टेक, अनजाने में कोई दवा ऐसी दे दी जाए जिससे आपको रिएक्शन हो सकता है और ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में बदल सकता है। आमतौर पर जो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स होती हैं, और दूसरा एनेस्थेटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं जो सुन्न करने के काम आती हैं, जो बेहोश करने के काम आती हैं, वो दवाइयाँ हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेफिक्सिम होती है, सेफोडॉक्सिम होती है, सेफोरोक्सिम होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है, एरिथ्रोमाइसिन होती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है, फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं जिनमें ऑफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन होती है। ठीक है,
और एनेस्थेटिक में हमारे पास होती है लिग्नोकेन्स, जितनी भी केन होती हैं वो सारी आपकी जो एनेस्थेटिक जो मेडिकेशन है उनमें काउंट करते हैं। तो ये कुछ मेन क्लासेस हैं जिनके द्वारा आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। तीसरा इंसेक्ट बाइट होता है। इंसेक्ट बाइट से मेरा मतलब है कि इसमें इंसेक्ट बाइट में आपको कोई नॉन वेनेमस स्नेक्स अगर काट जाए तो वो हो सकता है, वेनेमस स्नेक काट जाए तब भी हो सकता है, अगर कोई आपको कोई मधुमक्खी काट ले, हनी बी काट ले तब भी हो सकता है। कई बार जो है हनी बी जो है एक झुंड में आकर अटैक कर देती हैं किसी भी आदमी के ऊपर या किसी पशु के ऊपर, तो उस कंडीशन में जो है एनाफाइलेक्टिक शॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स जो रिलीज़ किए जाते हैं हनी बीज के द्वारा, वो उनकी जो कंसंट्रेशन है सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो हनी बीज के काटने के द्वारा भी आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के या जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें सिम्टम्स होता है कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसका बीपी गिर सकता है, उसकी हार्ट रेट ऊपर हो सकती है, टैकीकार्डिया उसको हो सकता है, या अगर सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप हो गए हैं तो जैसे बीपी गिरेगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, उसका हार्ट स्ट्रेस में जा सकता है, उसको जो पंपिंग उसकी हार्ट की कम हो सकती है। तो दूसरा होता है कि कई बार पेशेंट जो है फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और कई बार मरीज जो है उल्टियाँ करने लग जाता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जो है पेट में दर्द और खुजली की शिकायत भी पेशेंट्स के अंदर देखी गई है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक या सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के। तो इसके अंदर आपको जल्दी से जल्दी मरीज को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करना होता है। इसमें हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पेरेंटल रखते हैं, कुछ आईएम इंजेक्शन भी देने होते हैं, कुछ आईवी इंजेक्शन भी देने होते हैं। तो जो आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं उनमें एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन होता है, जैसे कि हमारा फेनरामाइन हो गया, क्लोरफेनरामाइन जिसमें हम एविल बोल देते हैं। दूसरा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जिसमें डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन जो है एक ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। दूसरा आपको जो है पेशेंट के कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए, उसके हार्ट को रिवाइव करने के लिए, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको जो है एट्रोपिन इंजेक्शन या एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना पड़ सकता है। तो जो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है या एट्रोपिन है आप आईएम भी दे सकते हैं, और 100 ml जो एनएस के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गया। इसके अलावा जो है आपको पेशेंट को आईवी फ्लूइड के ऊपर रखना चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 लीटर जो है आईवी फ्लूइड्स ज़रूर मरीज को चढ़ाना चाहिए इन्हें कंट्रोल्ड मैनर। कई बार पेशेंट को सीपीआर टेक्निक की भी हमें मदद लेनी पड़ सकती है। जब पेशेंट का हार्ट जो है कम काम करता है तो या फिर स्ट्रेस में जाता है तो हमें सीपीआर जो है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखें तो कॉम्प्लिकेशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट का ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है इस कंडीशन में। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है इस वजह से, इन कॉम्प्लिकेशंस के कारण, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोलैप्स होना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोलैप्स होना है, या ऑर्गन डैमेज हो जाना है, या ऑर्गन फेलियर हो जाना है, इन सिम्टम्स या इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही एनाफाइलेक्टिक शॉक को एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं, या कैसे हम अ, ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक ना हो। तो सबसे पहला है कि जो अपने फूड आइटम्स हैं उनके बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी हमें कोई ऐसी आइटम न खाई जाए जिससे हमें एलर्जिक रिएक्शन होता है। दूसरा, जब हम दवा लेने जाते हैं तो या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट को ज़रूर या नर्सिस को ज़रूर ये बताइए कि मुझे अगर आपको पता है तो ये बताइए कि मुझे इन दवाइयों से रिएक्शन पीछे पास्ट में कभी हुआ है। ठीक है। दूसरा है कि आपको जो इंसेक्ट बाइट है उसका लर्न करना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए।
तो दोस्तों ये था मेरा एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में कंप्लीट वीडियो। हमने इस वीडियो के अंदर जाना कि एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप ऐसे ही मेडिसिन्स के बारे में या डिजीज़ के बारे में या किसी हेल्थ कंडीशन के बारे में अप टू डेटेड रहें, आपको जानकारी मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय।